प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे और कुल मिलाकर 3 या 4 वीडियो के थ्रू हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए यह ध्यान में रखना अनिवार्य है कि जहां ऋग्वैदिक काल की अवधि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक की मानी जाती है, वहीं उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुआ, इसको ध्यान में रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो यह कि उत्तर वैदिक काल में आर्य पंजाब क्षेत्र से निकलकर गंगा यमुना द्वाब की ओर बढ़ते चले गए और इस प्रकार से वैदिक आर्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश में फैल गए। दूसरी बात यह कि ऋग्वैदिक काल में जो छोटे छोटे कबीले थे, वे कबीले अब एक दूसरे के साथ संयुक्त होकर या एक दूसरे में विलीन होकर बड़े क्षेत्रगत जनपदों में कन्वर्ट होने लगे। जैसे भरत कबीला और कुरु कबीला कंबाइंड हुआ तो दोनों कुरु के नाम से जाने जाने लगे। कहने का आशय यह कि भरत और कुरु कबीले के मिलने से कुरु जनपद का विकास हुआ। इसी प्रकार से क्रीबी और तुर्वस कबीले के मिलने से पांचाल जनपद का विकास हुआ। जहां तक राजत्व के सिद्धांत की बात है, तो जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि ऋग्वैदिक काल में राज्य जन आधारित होता था, न कि क्षेत्र आधारित, जबकि उत्तर वैदिक काल में अब क्षेत्र आधारित राज्यों का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा और पहली बार भारतीय इतिहास में क्षेत्रगत राज्यों का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हमें देखने को मिलता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि राष्ट्र राजा के हाथों में हो और राजा एवं देवता मिलकर राज्य को सुदृढ़ बनाएं। राजा के दैवी सिद्धांत या दैवी अधिकारों की घोषणा ऋग्वेद में ही हुई है, जब एक राजा पुरु यह कहता है कि मैं इंद्र हूँ, मैं वरुण हूँ। लेकिन यदि व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो राजत्व का सिद्धांत हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है, या राजत्व का सिद्धांत व्यवहारिक रूप में ऐत्रेय ब्राह्मण में विकसित हुआ दिखता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जब देवता असुरों से निरंतर पराजित हो रहे थे तो उन्होंने सोम को राजा नियुक्त किया और फिर वे युद्ध जीतने लगे। इसी प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि देवताओं के आग्रह पर प्रजापति ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र इंद्र को राजा नियुक्त किया। उत्तर वैदिक काल में राजा के शक्ति में वृद्धि हुई। स्वाभाविक है कि जब क्षेत्रगत राज्यों का विकास होगा तो राजा के शक्ति में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल से राजपद जो है स्पष्ट रूप से वंशानुगत हो गया। यद्यपि शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन या चुनाव की भी चर्चा हमें मिलती है और निर्वाचन या चुनाव के द्वारा बने हुए राजा को विस्पति कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ
कि दिशाओं के बेसिस पर राज्यों का नाम और राजाओं का नाम जो है दिया जाने लगा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्यों और राजाओं का वर्गीकरण कुल मिलाकर 5 समूहों में किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि उत्तरी क्षेत्र के राज्य को वैराज्य कहा जाता था, जबकि वैराज्य के राजा को विराट कहा जाता था। दक्षिणी क्षेत्र के राज्य को भोज्य कहा जाता था और राजा को भोज कहा जाता था। पश्चिमी क्षेत्र के राज्य को स्वराज्य कहा जाता था और राजा को स्वराट कहा जाता था। मध्य क्षेत्र के राज्य को राज्य कहा जाता था और राजा को राजा कहा जाता था, और पूर्वी क्षेत्र के राज्य को साम्राज्य कहा जाता था और वहां के राजा को सम्राट कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में उस राजा को राष्ट्र कहा गया है जो निरंकुशता पूर्वक जनता की संपत्ति का उपभोग या उपयोग करता है। इसी प्रकार से अथर्ववेद में राजा को जनता का भक्षक अर्थात विषमता कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कई प्रकार के यज्ञ पॉपुलर थे या लोकप्रिय थे, जिनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण यज्ञों के बारे में देखेंगे। जैसे पहला संस्कार एक संस्कार होता था राज्याभिषेक संस्कार। राजा के लिए राज्याभिषेक संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होता था। एक प्रकार से राज्याभिषेक संस्कार जो होता था या राज्याभिषेक जो होता था वह आज के शपथ ग्रहण के इक्विवेलेंट होता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है कि राज्याभिषेक संस्कार का उद्देश्य परम शक्ति की प्राप्ति है या परम शक्ति की प्राप्ति थी। दूसरा यज्ञ राजसूय यज्ञ था। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक संस्कार की तुलना में अपेक्षाकृत एक बड़ा यज्ञ था। राजसूय यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में हमें मिलता है। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक की तरह आवश्यक न होकर के ऐच्छिक होता था और धार्मिक अनुष्ठान होता था। राजसूय यज्ञ विशिष्ट उद्देश्य से किया जाता था। हालांकि राजसूय यज्ञ के दौरान भी सबसे पहले यज्ञ के शुरुआत में, जिस प्रकार से हम आज के दौर में कोई भी पूजा पाठ करने के समय सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना करते हैं, उसी प्रकार से राजसूय यज्ञ के प्रारंभ में भी राज्याभिषेक संस्कार आयोजित होता था। अगला यज्ञ वाजपेय यज्ञ है। वाजपेय का अर्थ होता है वाजपेय यज्ञ का अर्थ होता है शक्ति को पाना। इस यज्ञ का उद्देश्य होता था शासकों को नव यौवन प्रदान करना और शासकों की शारीरिक और आत्मिक शक्ति को बढ़ाना। इससे जुड़ा हुआ अर्थात वाजपेय यज्ञ से जुड़ा हुआ एक समारोह रथ दौड़ होता था, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे निकलता था। एक और यज्ञ था जिसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। अश्वमेध यज्ञ एक विस्तृत समारोह होता था। इसका उद्देश्य राज्य का विस्तार करना होता था और राज्य के लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान करना होता था। अब हमारे लिए उत्तर वैदिक कालीन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम और उनके कार्यों के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे सेनानी जो होता था वह युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करता था। पुरोहित राजा का मुख्य सलाहकार या मुख्य परामर्शदाता होता था। युवराज
राजा के सबसे बड़े पुत्र को युवराज कहा जाता था। राजा की रानी को महिषी कहा जाता था। राजा के सारथी को सूत कहा जाता था। गांव के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। द्वारपाल को छत्री या प्रतिहारी कहा जाता था। कोषाध्यक्ष को संग्रहित्री कहा जाता था। कर संग्रहकर्ता या रेवेन्यू या टैक्स कलेक्टर को भागदूत कहा जाता था। पासे के खेल में राजा के सहयोगी को अक्षवाप कहा जाता था। राजा के मित्र या विदूषक और या संदेशवाहक को पालागल कहा जाता था। मित्र या विदूषक या संदेशवाहक मतलब मैसेंजर को पालागल कहा जाता था। और शिकार में राजा की सहायता करने वाले अधिकारी को गोवीकर्तन कहा जाता था। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस YouTube चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।